हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आरआरबी पारा मेडिकल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, डॉक्यूमेंट के लिए कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को जानेंगे। कि किसी का आपका ये कंसर्न होता है कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अब एक्सपायर हो गया है तो क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे बताएंगे। कौन कौन से दस्तावेज आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाता है। नियरली 4 से 10 दिन का आपका समय दिया जाता है, तो इस वजह से आप पहले से इन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखेंगे। क्योंकि जिनका भी यहाँ पे रिजल्ट बनता है, डॉक्यूमेंट के लिए आपको ये सारे दस्तावेज लेकर के जाने पड़ेंगे। पहले एक्सपेक्टेड डेट की बात करें कि रिजल्ट आपका कब तक यहाँ पे डिक्लेयर हो सकता है, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने का जो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 20 से लेकर के 30 जून के बीच में ये आरआरबी के द्वारा जो रिजल्ट है आपका वो डिक्लेयर करने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये सारे डेट आपका एक्सपेक्टेड डेट ही है, क्योंकि आपका फाइनली जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो काम है वो तो आरआरबी का ही है। तो आरआरबी ही ये रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर करेगी, तो वही आपका डेट डिसाइड कर सकती है। लेकिन एक्सपेक्टेड डेट जो यहाँ पे आपका ऑफिशियली तो कुछ यहाँ पे आउट नहीं हुआ है, तो उसी के बेसिस पे आप ये एक्सपेक्टेड जो डेट है सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आपका अनुमानित ये 20 से 30 के बीच में है। अब बात करें कि आपका जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे मेरिट में नाम आ जाता है, उन स्टूडेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन के बाद में ये डॉक्यूमेंट नहीं होती है तो आरआरबी के द्वारा आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। आपकी कैंडिडेटशिप जो है कि वो भी रिजेक्ट किया जा सकता है, आपकी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास अवेलेबल करके रखेंगे। पहला होता है कि आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी उन्होंने अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय वहाँ पे आधार कार्ड डाला था या पैन कार्ड डाला था, जो भी आपका डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पे नंबर्स फिलअप किए हुए थे, वही आइडेंटिटी प्रूफ में आपको रखना है। दूसरा एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसी के साथ ही साथ पैरामेडिकल के आपके जो कोर्स किए हुए हैं, स्टाफ नर्सिंग का कर रखे हैं या पैरामेडिकल में आपने फार्मेसी कर रखा है, तो उसके सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है कि आपने जिन स्टूडेंट ने कॉलेज से नहीं निकलवाए हैं फाइनल आपका ओरिजिनल मार्कशीट, वो निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली। कटअप के बेसिस पे आपको उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बन सकता है, तो आप ज़रूर से इसको निकाल लें ये सारे डॉक्यूमेंट को। कटअप भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कितने कटअप तक आपके जो है कि एक्सपेक्टेड की जा रही है रो मार्क में। और ये रो मार्क जो होता है उसमें आपका नॉर्मलाइज होकर मार्क बढ़ने की भी संभावना रहती है, तो वो भी बताएंगे कि आपका कितने मार्क्स अब बढ़ने की संभावना रहेगी। वो भी शिफ्ट वाइज, कौन से आपके नॉर्मल शिफ्ट थी, कौन सी हार्ड शिफ्ट थी, उसी के बेसिस पे नंबर भी बढ़ते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपकी बात करें कि कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न है कि कुछ सर्टिफिकेट उनके जो है कि एक्सपायर की बताते हैं, कि जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। तो ये जो आपका है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जिनका एक्सपायर हो गया है 1 साल का जो ड्यूरेशन था वो, तो उनको नया बनाने की भी ज़रूरत होती है कि आप एक नया बना करके भी रख ले। लेकिन यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट ले करके जाना रहेगा, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगने वाला है, तो जो आपने उस समय अप्लाई किया हुआ था, जिस सर्टिफिकेट को फॉर्म को फिलअप करते समय आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जिसमें दिया हुआ था, वही सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगने वाली है। नई डॉक्यूमेंट फिर भी एक बनवा करके आप रख लेंगे कास्ट सर्टिफिकेट का। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में आपके जैसे कि पैन कार्ड, ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूजुअली जो होती है वो आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाती है, कि आपने जो पढ़ाई करते समय जो है कि आपका कैरेक्टर कैसा था, तो ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आपका ये सर्टिफाइड करके दिया जाता है। अप्लीकेशन फॉर्म भी आपकी लगेगी, जिस फॉर्म को आपने फिलअप किया हुआ था उसकी एक कॉपी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड, जिस एडमिट कार्ड को लेकर के आपने पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया हुआ था जिसमें इन्विजिलेटर का साइन किया हुआ है, वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो वो भी आपका, जिसमें आपका जिस एडमिट कार्ड में इन्विजिलेटर का साइन है उसको अच्छे से रखेंगे आप। और आप यदि सर्विंग एम्प्लॉय हैं, किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वहाँ पे फाइनली ये सबमिट करनी होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सारे डॉक्यूमेंट की चेक की जाती है। तो आगे की डिटेल्स को भी समझते हैं, उससे पहले एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करें कि कटअप कितना जा सकता है, तो कटअप जो है कि एक बार हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कटअप कितना जा सकता है। फिर भी ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो है ना कि कटअप की जो चांसेस है वो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो 28 अप्रैल को जो आपका एग्जाम हुआ था, 28 अप्रैल में फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड हुआ था, वही सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड हुआ था, थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट हुआ था। 29 अप्रैल में फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट था, सेकेंड शिफ्ट हार्ड था, और थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड था। वही आपका
30 अप्रैल की बात करें, 30 अप्रैल का, 30 अप्रैल को जो है फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट था, सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट था, थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड यहाँ पे था। तो यहाँ पे जिन भी शिफ्ट में मॉडरेट है, मॉडरेट वालों में नॉर्मलाइज होने के बाद जो मार्क बढ़ने की जो संभावना है यहाँ पे 3 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना है। वही आपका हार्ड शिफ्ट वाले जो भी आपके शिफ्ट है यहाँ पे, वहाँ पे 7 से 9 नंबर बढ़ने की यहाँ पे संभावना है नॉर्मलाइज होकर के, ठीक है। तो जो रो मार्क है उसमें से आपका इतने नंबर्स बढ़ने की संभावना है। उसी के साथ ही साथ जो है कि कुछ आपके यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाले गए हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शंस डाले गए हैं जिनके आंसर आपके रॉन्ग ये था, उसमें आपका ऑब्जेक्शन डाले गए हैं। यदि आरआरबी उनको गलत मानती है तो उनके भी मार्क आपके यहाँ पे एड ऑन होते हैं, जिससे आपके मार्क बढ़ने की फर्दर यहाँ पे चांसेस बढ़ती है, ठीक है। तो ये अभी हम कटअप की बात करें तो रो मार्क के बेसिस पे जो आपका अनुमानित कटअप होगा, अनुमानित याद रखना है कि ये अनुमानित है, ठीक है। तो अनुमानित जो कटअप जाने वाला है नर्सिंग स्टाफ के लिए रो मार्क के बेसिस पे, तो ये रो मार्क आपका 54 से जनरल कैटेगरी में 54 से 62 के बीच में आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ मान सकते हैं खुद को। और वही आपका बात करें कि जो ओबीसी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं, दोनों का नियरली क्लोज ही आपका रो मार्क में वो एक जो फाइनल जो कटअप जाता है वो क्लोज ही होता है, नंबर 1-2 नंबर्स का ही डिफरेंस होता है। तो इसका मैं मान सकता हूँ कि ये जो है कि आपका यहाँ पे 52 से लेकर के 56 के बीच में आ रहे हैं रो मार्क, ठीक है। तो आपका क्या है कि इसका नॉर्मलाइज होकर के आपका कटअप में चांस यहाँ पे बनता है कि आप ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो यहाँ पे आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस बनता है। उसी के साथ में बात करें कि एससी कैंडिडेट जो हैं, तो एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 45 से लेकर के आपका 50 के बीच में नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। वही आपका एसटी कैंडिडेट 40 से लेकर के 45 के बीच में नंबर है, तो वो आपका सेफ जोन में मान सकते हैं। अब बात करें कि हमारा जो भी कैंडिडेट फार्मेसी से बिलोंग करते हैं, फार्मेसी है जिनका, ठीक है, तो उनके लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो एक्सपेक्टेड कटअप जो फार्मेसी कैंडिडेट है उनके लिए, तो जनरल कैटेगरी जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए जो सेफ स्कोर होगा वो आपका 52 से लेकर के 62 के बीच में होगा। 52 से 62 के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मलाइज होकर के जो एक्सपेक्टेड कटअप है उस तक आप पहुंच जाएंगे। और वही आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका रो मार्क नियरली 50 से लेकर के 56 के बीच में आ रहा है, तो वो भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर हो करके उतने मार्क्स पहुंच जाएंगे जितना कि नियरली कटअप के क्लोज होता है। तो आपके भी यहाँ पे चांसेस बन जाता है कि आप भी यहाँ पे क्या होंगे कि अनुमानित जो कटअप है उसके आधार पर कि आपका भी मेरिट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वही आपका शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो कैंडिडेट हैं उनका रो मार्क यहाँ पे 44 से लेकर के 50 के बीच में बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपका भी यहाँ पे कटअप पे नाम आ जाएगा। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपका जो है कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब्स में बहुत कम आपके यहाँ पे मार्क जाने की संभावना है, तो ये आपका 36 से 40 या 36 प्लस है, आपके 36 प्लस आपके मार्क आ रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स में, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फार्मेसी में आपका यहाँ पे मेरिट में नाम आने की संभावना है। अगले बात करें कि आपका अदर जो पोस्ट है, तो अदर पोस्ट के लिए थोड़ा सा कटअप अधिक जाने वाला है, तो मिनिमम आपके जो जनरल कैटेगरी है अदर पोस्ट में मिनिमम 65 प्लस है आपका, तब जा कर के यहाँ पे चांस है कि आपका बनेगा। वही आपका ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो उनके लिए जो है कि नियरली 62 प्लस है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि नॉर्मलाइज होकर के आपका यहाँ रिजल्ट बन सकता है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट में आपका नियरली ये 58 प्लस है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। एसटी कैंडिडेट जो है एसटी कैंडिडेट में आपका ये 56 प्लस है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे अदर जो पोस्ट हैं उनमें रिजल्ट बन सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं और इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट को इंश्योर करें कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट फाइनल रिजल्ट से पहले हो, सो दैट आपकी यहाँ पे घबराहट ना हो कि डॉक्यूमेंट हम कहाँ से लेकर के आएँ इतने कम टाइम में। तो इसलिए आप पहले से उन सारे डॉक्यूमेंट की व्यवस्था कर लें, जो भी डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको, ये सब सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है इनकी लिस्ट को आप अच्छे से देख लें और इन सारे डॉक्यूमेंट को आप जरूर से कॉलेज से निकलवा लें, और जिन सर्टिफिकेट की अवेलेबिलिटी नहीं है उनका प्रिंट आउट ले लें। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से करके रखेंगे।